हेलो गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 11 एपिसोड 30 टू 34 को। अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग जी, मोलुओ, मूलान और चीयुन एंशंट लाइफ डेथ सिंबल के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इन तीनों दोस्तों को थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप। मोलुओ की बात पर मूलान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, दोस्त, इस दुनिया में जो भी आया है उसे जाना तो पड़ेगा। तुम खुद सोचो, ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसे योद्धा को मरना पड़ा था, तो इस एंशिएंट सिंबल के मालिक का अमर रहना तो नामुमकिन है। दरअसल लाइफ डेथ मास्टर, जो 8 मास्टर में से एक थी, हमारे इमोर्टल वेल सेज क्लैन की पूर्वज है, जो सदियों पहले मर गई थी। हमारे क्लैन के योद्धाओं ने उनकी लाश को एक ताबूत में डालकर डीमन सी के सबसे गहरे हिस्से में रख दिया था। जब उनके ताबूत की सफाई का वक्त आया, तकरीबन 100 साल पहले, उसके अंदर हमें एक चमकती हुई रोशनी दिखी। वो रोशनी थी एक अंडे की, जो काले और सफ़ेद रंग का था। हमारे क्लैन ने उस अंडे को बहुत संभाल कर रखा, लेकिन उस अंडे में से एक दिन एक लड़की निकली। वो लड़की कोई और नहीं, मोलिंगशान ही थी। इस पर बुजुर्ग मोलुओं ने कहा, लेकिन एक बात मेरे समझ नहीं आई, ये लड़की इमोर्टल सेज वेल क्लैन की पूर्वज है या फिर खुद एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल। पर मूलान इस पर मुस्कुराता रहा। उसने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन किंग जी ने एक नज़र मूलान की तरफ देखकर मोलुओ को बताया, मेरे ख्याल से ये लड़की एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल ही है। एंशिएंट टाइम में लाइफ डेथ मास्टर बहुत ज़्यादा जख्मी थी, और भले ही उन्हें रिनकार्नेशन रहने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इसलिए लाइफ डेथ मास्टर तो इस दुनिया से गायब हो चुकी हैं। रही बात मोलिंगशान की, जो उस चमकदार अंडे से बाहर निकली थी, ये एक असली एंशिएंट सिंबल है जो कि इंसानी रूप ले चुका है। लेकिन उसकी बात पर बुजुर्ग मोलुओ और चियून की हैरानी और ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन कोई एंशिएंट सिंबल इंसानी रूप कैसे ले सकता है? इस पर किंग जी ने उसे समझाया, एक एंशिएंट सिंबल की अपनी एक आत्मा होती है, लेकिन ऐसा इतिहास में पहली बार ही हुआ होगा कि किसी एंशिएंट सिंबल ने इंसानी रूप ले लिया। और खुद मूलिंगशान को नहीं पता है कि असल में वो एक एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल है। हमारी पूर्वज भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनका इस एंशिएंट सिंबल से काफ़ी रहस्यमय रिश्ता था। इस रिश्ते की वजह से ही मोलिंगशान का जन्म हुआ। फिलहाल मोलिंगशान हमारे इमोर्टल वेलसेज क्लैन के की एक योद्धा है, और साथ ही एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल भी। ऐसा दुनिया में शायद पहली बार हुआ होगा कि कोई एंशिएंट सिंबल 3 रूप ले पाया हो। ये सुनते वक्त मोलुओ के चेहरे की हैरानी भी बरकरार रही, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए उस सच को समझा। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल का रहस्य ऐसा होगा। ये सोचकर उसने आह भरते हुए कहा, और यही वजह है कि ये लड़की लिंगडोंग के इतने करीब है। इन दोनों के रिश्ते की नींव जरूर एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल ही है। उसकी बात सुनते वक्त बुजुर्ग किंग जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उसने कहा, ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में जब 8 एंशिएंट सिंबल्स का जन्म हुआ था, तब सबसे आखिर में एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल ही इस दुनिया में आया था। वो इन सब से छोटा था, इसलिए वो काफ़ी कमज़ोर भी था। तब उसे एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल ने पनाह देते हुए दुनिया की शक्ति से उसे ताकतवर बनाना जारी रखा। फिर जब एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल बड़ा हो गया, तब जाकर वो एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल से अलग हुआ। इतने में मूलान ने परेशानी के साथ कहा, लेकिन इस बात की खबर फैलनी नहीं चाहिए। भले ही मूलिंगशान खुद वो एंशिएंट सिंबल है, लेकिन अभी तक वो एंशिएंट सिंबल की सारी शक्तियाँ इस्तेमाल नहीं कर सकती है।
इसलिए इमोज को इस सच का पता चल गया तो उस बेचारी के लिए मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। मूलान की परेशानी देखकर किंगजी ने उसे समझाया, फिक्र मत करो मूलान, इस हेवनली किंग डिस्ट्रॉइंग प्लेट का इस्तेमाल करने के लिए चारों एंशिएंट सिंबल्स में से एक छोटा सा अंश चाहिए होता है, उसकी पूरी ताकत नहीं। मैं अपनी रिनकार्नेशन रैंक कल्टीवेटर की शक्तियों का इस्तेमाल कर एक ऐसा सोर तैयार कर दूंगा जिससे किसी को समझ नहीं आएगा कि शक्तियों का वो अंश मूलिंगशान से लिया जा रहा है। ये सुनकर मूलान ने हामी भरी। फिर किंगजी ने और कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी और वो उस बड़ी सी हरे रंग की प्लेट को घुमाने लगा। जैसे ही वो प्लेट घूमने लगी तो उसमें से हरे रंग की रोशनी तेज रफ्तार में बाहर निकलने लगी, जो तेज रफ्तार में बढ़ती गई। जब किंग इमू, तांगमिंग और दो जनरल्स ने यह नज़ारा देखा तो उनके चेहरों पर अजीब सी घबराहट दिखने लगी। जाहिर सी बात थी, हेवनली किंग डिस्ट्रॉइंग प्लेट को वो भी अच्छी तरह से जानते थे। इसी के साथ किंग इमो तियानमिंग की आंखों में ईमो शक्तियां भर गई और उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए सुनहरे रंग की लकीरों को चमकाना शुरू कर दिया। चाहे ये हेवनली किंग डिस्ट्रॉइंग प्लेट ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए 4 एंशिएंट सिंबल्स की आवश्यकता पड़ती है और तुम्हारे पास तो सिर्फ एंशिएंट ब्लेजिंग सिंबल ही है। और अगर तुम एक एंशिएंट सिंबल का इस्तेमाल कर मुझे ख़त्म करने के सपने देख रहे हो तो वो सिर्फ सपने ही रहेंगे। उसके बाद दूर खड़े बुजुर्ग किंगजी ने अपनी मुट्ठी कसी, जिसके बाद वो प्लेट तेजी से कांपने लगी। उसमें से निकलती हरे रंग की रोशनी बढ़ती जा रही थी, जो आखिर में काफ़ी चमकदार लगने लगी। तभी किंगजी ने मोलुओं की तरफ देखकर उसे इशारा किया। उसके तुरंत बाद मोलुओं की आंखों से तेज रफ्तार में आग निकलने लगी। वो आग तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए उस चमकती हुई हरे रंग की रोशनी में चली गई, जिससे उस प्लेट में चमकती हुई एक लाल रंग की लकीर नजर आने लगी। इस रहस्यमय लकीर के तैयार होने पर भी किंग इमो तियानमिंग ने हंसते हुए कहा, तुम बस एक एंशिएंट सिंबल की मदद से मुझे ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन बुजुर्ग किंगजी ने तो उसकी हंसी को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और उसके तुरंत बाद उसने अपनी आंखें बंद करते हुए एक बड़ा सा हरे रंग का बवंडर तैयार किया। वो बवंडर चारों तरफ फैल गया था, जिसके अंदर कुछ भी देखना नामुमकिन था। इस दौरान पत्थरों के बीच बैठे लिंगडोंग ने भी उस बवंडर को देखा, जिसे देखकर वो भी थोड़ा हैरान दिखा। जिसके बाद वो बवंडर उसे अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया और जब उस बवंडर का एक छोर लिंगडोंग के पास पहुंचा तब अचानक लिंगडोंग के शरीर में मौजूद एंशिएंट सिंबल्स कांपने लगे। ये महसूस कर लिंगडोंग थोड़ा घबराने लगा। तभी बवंडर के अंदर से उसे बुजुर्ग किंगजी की आवाज़ सुनाई पड़ी, लिंगडोंग, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे एंशिएंट सिंबल्स की शक्तियों का इस्तेमाल कर इस किंग इमो तियानमिंग को ख़त्म करना चाहता हूँ। ये सुनकर लिंगडोंग ने चैन की सांस ली और वो अपने एंशिएंट सिंबल की शक्तियों को उस बवंडर के अंदर भेजने लगा। अभी भी वहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लिंगडोंग के एंशिएंट सिंबल्स की शक्ति उस बवंडर में जा रही थी। एक झटके में लिंगडोंग के शरीर के अंदर से काले रंग की रोशनी और बिजलियां निकलकर उस बवंडर के अंदर चली गई, जिसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। इस नज़ारे को देखकर लिंगडोंग आह भरने लगा और वो एंशिएंट सिंबल्स की कमजोरी को महसूस करने लगा। इतने में अचानक उसे अपने आसपास से एक आहट महसूस हुई और उसने देखा कि मूलिंगशान के शरीर से काले और सफ़ेद रंग की रोशनी निकल रही थी। इतना ही नहीं, वो बवंडर का छोर लिंगडोंग से अलग होकर मूलिंगशान के पास चला गया था। इस बात से लिंगडोंग काफ़ी हैरान था। उसकी हैरानी के दौरान उसे मूलिंगशान की आवाज़ सुनाई पड़ी, लिंगडोंग भैया, बुजुर्ग किंगजी कह रहे हैं कि वो मेरी शक्तियाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं। मूलिंगशान का शरीर इस वक्त काफ़ी कमज़ोर लगने लगा था और वो लिंगडोंग के पास जाकर गिर गई।
लेकिन लिंगडोंग ने उसे ऐन वक्त पर संभाल लिया था। लेकिन उसे छूते ही लिंगडोंग के चेहरे का रंग बदल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मूलिंगशान को छूने पर उसे अपने शरीर के अंदर एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ। तभी मूलिंगशान के शरीर से निकलती काले और सफ़ेद रंग की रोशनी लिंगडोंग से टकराई। तभी लिंगडोंग को महसूस हुआ कि उसकी खत्म हुई शक्तियाँ वापस एक झटके में भर गई थी। ये महसूस करते हुए लिंगडोंग को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। फिर लिंगडोंग ने तुरंत मूलिंगशान के चेहरे की तरफ देखा, जिसे देखकर उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी, क्योंकि उसे मूलिंगशान के माथे पर एक काले और सफ़ेद रंग का सिंबल नजर आने लगा। इस सिंबल को देखकर लिंगडोंग ने हैरत भरी आवाज में कहा, क्या ये एंशिएंट सिंबल है? एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल। इस सिंबल को देखते हुए लिंगडोंग जैसे कहीं खो सा गया था। वो सिंबल दिखने में काफ़ी रहस्यमयी था। वो सिंबल एक हद तक एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल की तरह ही दिख रहा था। उसमें से निकलती शक्तियों से लिंगडोंग के शरीर के अंदर मौजूद एंशिएंट सिंबल्स कांप रहे थे। एक पल बाद लिंगडोंग ने कुछ समझते हुए कहा, इसका मतलब मूलिंगशान के शरीर के अंदर एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल मौजूद है। लिंगडोंग को याद था कि जब वो मूलिंगशान से पहली बार मिला था, तब उसे मूलिंगशान के शरीर से अजीब सी शक्तियाँ महसूस हो रही थी। इन शक्तियों के चलते उसका एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल कांपने लगा था। तब लिंगडोंग को लगा था कि मूलिंगशान किसी तरह से एंशिएंट डेवोरिंग सिंबल से जुड़ी हुई थी। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि 8 एंशिएंट सिंबल्स में से एक एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल मूलिंगशान के शरीर में था। तभी लिंगडोंग को रहस्यमय पत्थर की आवाज़ सुनाई पड़ी। ये तो सच में एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल है। इतने वक्त के बाद रहस्यमय पत्थर की आवाज़ सुनकर लिंगडोंग ने अब हल्की नाराज़गी के साथ कहा, अरे रहस्यमय पत्थर, तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा कि तुम्हें कुछ हो गया है। जाहिर सी बात थी, लिंगडोंग ने इतने सारे मुश्किल मुकाबले किए थे, लेकिन रहस्यमय पत्थर एक पल के लिए भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। अब जो कि सारी मुश्किलें सुलझ गई थी, तब रहस्यमय पत्थर बाहर आया था। इस पर रहस्यमय पत्थर ने हंसते हुए कहा, अरे लिंगडोंग, मैं ठीक हो रहा हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में गहरी नींद में चला जाता हूँ। इतना नाराज क्यों हो रहे हो? ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें खुद मुकाबला कर इतना ताकतवर होने का मौका मिल रहा है। वैसे मुद्दे की बात की जाए तो मूलिंगशान के शरीर के अंदर कोई एंशिएंट सिंबल नहीं है। ये सुनकर लिंगडोंग के चेहरे पर हैरानी नजर आने लगी। इस हैरानी के चलते उसने हड़बड़ा कर कहा, लेकिन मूलिंगशान के माथे पर बना निशान तो कोई एंशिएंट सिंबल ही है, और इसकी शक्तियों से मेरे एंशिएंट सिंबल्स में भी हलचल हो रही है। इस पर रहस्यमय पत्थर ने लिंगडोंग को समझाते हुए कहा, मेरी पूरी बात तो सुन लो लिंगडोंग। मैंने कहा मूलिंगशान के शरीर के अंदर एंशिएंट सिंबल इसलिए नहीं है क्योंकि ये लड़की खुद ही एंशिएंट सिंबल है। अब मुझे समझ आया कि मैं शुरू में इसे अच्छी तरह समझ क्यों नहीं पा रहा था, क्योंकि ये इमोर्टल वेज सेज क्लैन की योद्धा होने के साथ साथ एक एंशिएंट सिंबल भी है। मैं जानता हूँ कि ये बात पहचाना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन सच यही है। इसलिए ये लड़की तुम्हारे पास आई थी क्योंकि ये एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल है, और इस सिंबल और एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल के बीच एक गहरा रिश्ता है। इसके बाद रहस्यमय पत्थर उस रिश्ते के बारे में लिंगडोंग को बताने लगा। ये सुनकर लिंगडोंग ने हैरानी के साथ कहा, देखा जाए तो एंशिएंट लाइफ डेथ सिंबल और एंशिएंट डिवोरिंग सिंबल का रिश्ता ऐसा ही है जैसे भाई और बहन का। इस पर रहस्यमय पत्थर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इंसानों को हर बात समझने के लिए अपना ही एक उदाहरण लेना पड़ता है। खैर, अगर तुम इस बात को ऐसे ही समझना चाहते हो तो ऐसा ही सही। इतने में लिंगडोंग के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। भले ही वो मूलिंगशान का सच जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था, लेकिन उसे इस सच से कोई तकलीफ नहीं थी। वहीं तब रहस्यमय पत्थर ने अपनी नज़रें आसमान में दिखते किंग इमो की तरफ की, और उसने
अपनी आवाज़ में हल्की खींच के साथ कहा, मुझे गए हुए बस थोड़ा ही वक्त हुआ है कि तुम्हें एक किंग ईमो भी मिल गया है। बहुत साल हो गए हैं जब मैंने इतने ताकतवर ईमो को देखा है। एक किंग ईमो और 3 जनरल ईमो, थोड़े ताकतवर तो हैं ये। खैर, फिक्र की कोई बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि किंग जी ने इनसे निपटने का तरीका खोज लिया है। मुझे हेवनली किंग डिस्ट्रॉइंग प्लेट की शक्तियाँ महसूस हो रही हैं। और इत्तेफाक तो देखो, इस जगह पर अभी 4 एंशंट सिंबल्स भी मौजूद हैं। उनकी शक्तियाँ मिलाकर इन सभी को ख़त्म किया जा सकता है। ये सुनते ही लिंगडोंग को उस प्लेट के बारे में कुछ पता चला और वो मजबूरी में आह भरने लगा। उसे यकीन हो गया था कि किंग जी पहले ही पूरी तैयारी के साथ आया था। इसके बाद लिंगडोंग वहाँ इंतजार करने लगा कि कब किंग जी उन इमोज को ख़त्म करेगा। दूसरी तरफ वो हरे रंग की प्लेट चमकती जा रही थी और उसके पास बुजुर्ग किंग जी और बाकी लोग खड़े थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उसने अपनी मुट्ठी कसते हुए उस बवंडर से 3 रोशनियां निकाली जो सीधे उस हरी रोशनी के अंदर चली गई। जब किंग इमो ने ये देखा कि उस प्लेट में अचानक से 3 रोशनियां आ गई हैं, तब उसने चिल्लाते हुए कहा, किंग जी, इसका मतलब तुम पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आए हो। और उसने चिल्लाते हुए कहा, साथियों, यहाँ से वापस चलो। और उन दोनों जनरल ईमो ने इस बात के लिए हामी भरी। वो देखते ही देखते आसमान में दिखती दरार के पास जाने लगे। वो भी महसूस कर पा रहे थे कि प्लेट से एक ऐसी खतरनाक शक्ति महसूस हो रही थी जो उन्हें एक पल में ख़त्म कर देती। वहीं उन्हें जाते देख किंग जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी मुश्किल से तो किंग इमो तियानमिंग और उसके साथी यहाँ आए हैं, क्या हम उन्हें इतनी आसानी से जाने देंगे? कभी नहीं। उसकी बात के बाद तुरंत मोलुओं ने अपने हाथों से लाल रंग की आग बाहर निकाली, जो आगे बढ़ते हुए उस दरार के सामने जाने लगी। उस खतरनाक आग को देखकर रिनकार्नेशन रैंक ईमो ने अपनी रफ्तार धीमी की और उसके साथ ही जनरल ईमो ने भी अपनी रफ्तार धीमी कर दी। वहीं किंग जी के चेहरे पर शांति थी, जिसके साथ उसने अपने हाथों से बहुत सारी सील बनानी शुरू कर दी। तब हरे रंग की प्लेट की कपकपी और ज़्यादा बढ़ गई और उससे निकलती हरे रंग की रोशनी तेजी से किंग ईमो की तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते उस रोशनी में अजीबोगरीब निशान नजर आने लगे थे, जिसे देखते ही किंग ईमो की आंखें खौफ से भर गई। भले ही उस रोशनी की रफ्तार ज़्यादा तेज नहीं थी, लेकिन किंग ईमो को पता था कि वो उस रोशनी से बिल्कुल नहीं बच सकता था। यही थी हेवनली किंग डिस्ट्रॉइंग प्लेट की ताकत। तब उसने हड़बड़ा कर अपने जनरल ईमो को पकड़ा और बेशुमार ईमो शक्तियाँ बाहर निकालने लगा। वह उन्हें पकड़कर दरार के अंदर फेंकना चाहता था, लेकिन तभी उस प्लेट में से 2 रोशनियां और निकलकर उन जनरल ईमो पर पड़ने लगी। इस दौरान दोनों जनरल ईमो को अपने शरीर में दर्द महसूस होने लगा और उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उनका शरीर पिघल रहा हो और उनके माथे से ढेर सारा खून बाहर आने लगा। वो दोनों दर्द के मारे चिल्लाने लगे। उनके शरीर की ईमो शक्तियाँ पूरी तरह से गायब हो गई थी और अगले ही पल उन दोनों के शरीर धमाके के साथ तबाह हो गए। इस पर किंग ईमो को भी समझ आ गया था कि उसका बचना लगभग नामुमकिन था, इसलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, किंग जी, मुझे ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। इतना कहकर उसने अपने मुंह से ढेर सारा खून निकाला जो सुनहरे रंग का था। उस खून में इतनी खतरनाक शक्तियाँ थी जिससे सामने का आयाम तक चरमराने लगा। एक तेज धमाके के साथ वहां पर 10 दरवाजे नजर आने लगे जो एक दूसरे के सामने थे और उन दरवाजों के पीछे था किंग ईमो। और वो दरवाजे एक तरह से ढाल का काम कर रहे थे, लेकिन वो हरे रंग की रोशनी आगे बढ़ती गई और वो एक के बाद एक उन गेट्स को ख़त्म करती गई। इतने में किंग जी ने आंखों में बेरहमी के साथ कहा, किंग ईमो, अपने गुनाहों की सजा कबूल करो। ये दुनिया शैतानों के लिए नहीं, इंसानों के लिए है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स
प्लीज़ मुझे कोई नोवेल सजेस्ट कीजिए जो मैं आगे इस चैनल पर एक्सप्लेन कर सकूं। मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं ये बताने के लिए। और प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मत बताना क्योंकि मैं सभी मैसेज नहीं देख पाता हूँ। किंगजी की आंखों में बेरहमी दिखाई दे रही थी और उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए और उसने किंग ईमो के सामने दिखता आखिरी दरवाज़ा भी ख़त्म कर दिया। इस दौरान रहस्यमय निशानों से भरी रोशनी आगे बढ़ती गई और किंग ईमो से टकरा गई, जिस वजह से किंग ईमो का शरीर बिल्कुल भी नहीं हिल पाया और वो महसूस करने लगा कि उसकी ईमो शक्तियाँ बेहद तेज रफ्तार में ख़त्म हो रही थी। इतना ही नहीं बल्कि चारों तरफ फैली ईमो शक्तियाँ भी उस रोशनी के आने की वजह से ख़त्म हो रही थी। वहीं किंग ईमो वहाँ खड़ा बीचों बीच अपने सीने को देखने लगा जहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा था। वो खतरनाक रोशनी उसके सीने के आर पार हो गई थी। उसका पूरा शरीर सिकुड़ता जा रहा था। वो महसूस कर पा रहा था कि उसकी जिंदगी खत्म हो रही थी, जिसके चलते ईमो की शक्तियाँ भी खत्म होती गई। वो मौत के एहसास के चलते खौफसदा हो गया था और उसने दर्द भरी चीख निकालनी शुरू की। इसके बावजूद उसने अपना हाथ जोर से पटका, जिससे उसके शरीर पर सुनहरे रंग के बैंगनी निशान दिखाई देने लगे। ये सुनहरी रंग की रोशनियाँ उस गड्ढे की तरफ बढ़ने लगी ताकि वो उस गड्ढे को भरकर किंग ईमो को बचा सकें। दोनों शक्तियों के टकराने पर सफ़ेद धुआं निकलता दिखाई देने लगा। किंग ईमो के चेहरे पर बेइंतहा दर्द नजर आने लगा। अपनी रिनकार्नेशन रैंक शक्तियों के साथ भी वो किंग ईमो उस रोशनी का वार झेल नहीं पा रहा था। तभी ये नज़ारा देखकर किंगजी ने कहा, इसका कोई फ़ायदा नहीं है किंग ईमो तियानमिंग। किंग डिस्ट्रॉइंग हेवनली प्लेट तुम जैसों के लिए एक खतरनाक जहर है। इसकी शक्तियाँ तब तक तुम्हारे अंदर जाती रहेंगी जब तक तुम पूरी तरह ख़त्म ना हो जाओ। लेकिन उसकी बात पर किंग ईमो ने चिल्लाते हुए कहा, किंग जी इतनी जल्दी इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके चेहरे पर बेरहमी और पागलपन नजर आ रहा था, जिसके साथ उसने अपने हाथों से सील बनानी शुरू कर दी। एक बार फिर उसके शरीर पर बेइंतहा सुनहरे निशान चमकने लगे। वो शक्तियाँ उसके शरीर को बहुत बड़ा करने लगी। बड़ा होने के साथ साथ उसका शरीर बेहद चमकदार भी हो रहा था, जिसे देखते ही सभी लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। किंग जी, मोलुओ और बाकी सभी वहाँ से बहुत पीछे जाने लगे और पीछे जाते वक्त चिल्लाने लगे, सभी लोग यहाँ से दूर हो जाओ, वो फटने वाला है। किंग ईमो तियानमिंग का शरीर एक धमाके के साथ फट गया और ईमो शक्तियों का सैलाब चारों तरफ फैलने लगा। इस कदर शक्तियों के सामने आयाम तक चरमराने लगा था। जाहिर सी बात थी, रिनकार्नेशन रैंक के ईमो का इस तरह ख़त्म होना वाकई बहुत ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन तभी अचानक वो प्लेट और उसकी हरे रंग की रोशनी बढ़ती हुई ईमो शक्तियों के सैलाब को रोकने लगी। जिस जगह पर धमाका हुआ था वहाँ ईमो शक्तियाँ इकट्ठा होने लगी और वहाँ एक बहुत बड़ा दिल दिखाई देने लगा। दिल काले रंग का था और उस पर बैंगनी सुनहरे रंग के निशान बने हुए थे। वो दिल धड़कते हुए वहाँ से तेजी से भागने लगा। लेकिन तभी किंगजी की हंसी उस जगह पर गूंज उठी। किंग ईमो तियानमिंग, मैं तुम जैसे ईमो के खिलाफ हजारों लड़ाइयाँ लड़ चुका हूँ। इस तरह के पैंतरों से तुम मुझे चकमा नहीं दे सकते हो। अचानक से उस आयाम में एक दरार आई और जहाँ से वो दिल भाग रहा था वहाँ पर बुजुर्ग किंगजी दिखाई देने लगे। किंगजी ने वहाँ आकर उस दिल के आगे बढ़ने का रास्ता ही रोक दिया था। फिर बेबाकी से उसने हरे रंग की रोशनी उस दिल की तरफ फेंक दी। उस रोशनी में अजीबोगरीब निशान दिखाई दे रहे थे। उस रोशनी से बचने के लिए किंग ईमो ने अपने सामने ईमो शक्तियों की एक ढाल तैयार कर दी। अब जो कि किंग ईमो तियानमिंग का शरीर तबाह हो गया था, तो वो अब एक बस युआन स्पिरिट रह गया था, जिसकी ताकत पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। उसकी तैयार की गई ढाल जरा भी नहीं टिकी और वो रोशनी
उस ढाल के आर पार होते हुए उस तिल से टकरा गई। उस टक्कर के बाद उस तिल में से बेहिंता चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जिससे साफ हो गया था कि किंग इमो तियानमिंग की युआन स्पिरिट भी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई थी। ये देखकर किंग जी आगे बढ़ने लगा और अपने शरीर से 1000 ड्रैगन सिंबल बाहर निकालने लगा। ये सिंबल उसके सामने इकट्ठा होते हुए एक बहुत बड़े पंजे में बदल गए, जो हमला करते हुए उस कमजोर पड़ चुके दिल को ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। इतने में उस दिल के पीछे आयाम में एक दरार दिखाई देने लगी, जिसके अंदर काले रंग का एक बवंडर नजर आ रहा था। उस दरार को देखकर कोई भी समझता था कि वो असल में एक आयामी रास्ता था। उस ड्रैगन पंजे के पास आते ही उस दिल में से अचानक गुहार निकलने लगी, कोई बचा लो मुझे। तभी उस बवंडर में से 2 शैतानी हाथ बाहर निकले, जो सीधे जाकर उस हरे रंग के पंजे से टकरा गए, जिससे शक्तियों की लहर निकलकर चारों तरफ फैलने लगी। इस शक्तियों की लहर में इतनी ताकत थी कि कहीं जगह आयामी दरार तैयार हो गई। ये देखते हुए किंग जी ने अपने पैर पटकते हुए कहा, अभी इसे बचाने वाले खत्म नहीं हुए। अचानक उसके शरीर से हजारों ड्रैगन सिंबल दोबारा बाहर आने लगे, जो जाकर उस हरे रंग के पंजे से मिल गए। इसी के साथ उस पंजे की शक्तियां पहले से और ज़्यादा ताकतवर हो गई थी। अब जो कि वो ड्रैगन पंजा पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया, वो उन दोनों शैतानी हाथों को पीछे ढकेलने लगा। इस दौरान किंग जी ने चिल्लाते हुए कहा, मोलुओ मदद करो। ये सुनते ही मोलुओं की आंखों में बेहिंता खतरनाक चमक दिखाई देने लगी। वो जल्दी से आयाम के पार जाकर उस दिल के पास पहुंच गया। वो दिल बवंडर में खिंचता हुआ उस आयामी दरार में जाने ही वाला था कि तभी मोलुओं ने अपनी शक्तियों से उसे वहीं पर रोक लिया और उसे ख़त्म करने की कोशिश करने लगा। उसकी इस हरकत को देखकर उस दरार में से एक बेहद खतरनाक आवाज़ सुनाई पड़ी, खबरदार जो तुमने ऐसा किया। इसी के साथ वो शैतानी हाथ एकदम से मोलुओं की तरफ अपना रुख करने लगे, लेकिन किंगजी के ड्रैगन पंजों ने उन्हें वहां जाने ही नहीं दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त यहीं रहना पड़ेगा। इस दौरान मोलुओं की आंखों की जानलेवा चमक और ज़्यादा बढ़ गई थी और उसने अपने हाथों में बेनता आग जलाकर उस काले दिल पर हमला कर दिया। उस खतरनाक हमले से टकराकर उस दिल में से खतरनाक चीखें सुनाई देने लगी। पास के बवंडर में भी वो आग कुछ हद तक फैल गई। इस दौरान उस दिल में से बैंगनी सुनहरे रंग का खून निकलता जा रहा था और कुछ ही पलों में वो दिल पूरी तरह से तबाह हो गया। तभी उस बवंडर में से अचानक एक खतरनाक चीख सुनाई पड़ी, नहीं किंग जी, मोलुओ, तुमने हमारे साथी को ख़त्म किया है। हमारा डेविल प्रिजन तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा और तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम बस इंतजार करो, तुम्हारी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। इस धमकी के बाद वो दोनों हाथ तेजी से उस दरार में वापस जाने लगे और पलक झपकते ही वो दरार पूरी तरह से गायब हो गई। और उसके गायब होने के बाद किंग जी उस जगह पर बेचैनी के साथ देखने लगा। मेरे ख्याल से ये आवाज़ ज़रूर एक और किंग इमो की थी। ना जाने कितने इमोज इस दुनिया में अभी भी बाकी हैं। ये सुनकर मोलुओं ने कुछ सोचते हुए कहा, उसकी शक्तियों से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ किसी और ही आयाम से आया था, वरना उसकी शक्तियों को रोकना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता। इतने में बुजुर्ग चियून ने हल्की परेशानी के साथ पूछा, लीडर, क्या हम किंग गीमो तियानमिंग को ख़त्म करने में कामयाब हुए या फिर वो अभी भी जिंदा है? जाहिर सी बात थी, फ्लेम डिवाइन होल ने इतनी मेहनत की थी उस किंग गीमो तियानमिंग को ख़त्म करने के लिए, इसलिए वो अब भी जिंदा रहता तो इस दल की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता। वहीं चियून की आवाज़ में इस परेशानी को महसूस कर मोलुओ ने उसे बताया, सच तो ये है कि इमोज की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा लंबी होती है,
लेकिन पिछले हमले से वो मर जरूर गया होगा। और चाहे आयाम से निकले हुए वो हाथ उसका मूल खून लेने में थोड़ा कामयाब क्या हो गया, उससे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि उससे किंग ईमो को जिंदा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगर वो इस किंग ईमो तियानमिंग को जिंदा कर भी देता है तो भी उसकी शक्तियाँ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी। ये सुनकर चियून चैन की सांस लेने लगा। इतने में बुजुर्ग किंग जी ने अपना हाथ लहराते हुए उस किंग डिस्ट्रॉइंग हेवनली प्लेट को अपने पास वापस रख लिया। उस प्लेट की चमक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी क्योंकि उसकी शक्तियाँ तकरीबन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। इतने में मूलान ने चेहरे पर परेशानी के साथ कहा, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ समय तक तो इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और आखिर ये डेविल प्रिजन आखिर किस भला का नाम है? इस पर किंग जी ने आह भरते हुए कहा, अच्छी बात तो ये है कि हम आखिर में एक किंग ईमो को ख़त्म करने में कामयाब हो गए। रही बात डेविल प्रिजन की, तो मुझे लगता है कि ये इस दुनिया में छुपे हुए ईमोज के लिए कोई रहस्यमय दल का नाम होगा। किंग ईमो तियानमिंग और वो दूसरा किंग ईमो जिसे उसने बचाने की कोशिश की थी, शायद उस सेक्ट के ही ईमोज हैं। ये सुनते वक्त सभी के चेहरों पर परेशानी दिख रही थी। सभी ने देखा था कि आखिर एक किंग ईमो और 3 जनरल रैंक ईमो से निपटना कितना ज़्यादा मुश्किल था। ऐसे में ईमोज के पूरे सेक्ट से निपटने के लिए तो पता नहीं क्या ही करना पड़ता। लेकिन कम से कम आज की जंग तो इंसानों के नाम ही रही थी। इस बारे में सोचकर सभी थोड़ी खुशी मनाने लगे। इस दौरान जमीन पर आराम करते लिंगडोंग ने देखा कि चारों तरफ सूरज की किरणें फैल चुकी थी। जहां कुछ वक्त पहले ईमो शक्तियां फैली हुई थी, अब उजाला ही उजाला था। लिंगडोंग ने आह भरते हुए अपने आसपास खड़े लोगों से कहा, हम ये जंग तो जीत गए, लेकिन इस महान जंग की अभी तो शुरुआत ही हुई है। जब सूरज की किरणें पूरे शहर में बिखरी तब नजर आया कि वो शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उस जगह को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस जगह पर एक बेनता खतरनाक मुकाबला हुआ था। अनगिनत योद्धा इस वक्त फ्लेम डिवाइन हॉल के योद्धाओं को ही देखते जा रहे थे, जो जैसे तैसे अपने शरीर को संभाल रहे थे। सभी हैरान थे कि ऐसी तबाही सिर्फ 4 लोगों के आने से मच गई थी। भले ही वो इस सेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए थे, लेकिन इस तबाही को ठीक करने में फ्लेम डिवाइन हॉल को काफ़ी ज़्यादा वक्त लगने वाला था। और जो बात लोगों को सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी वो ये थी कि आखिर वो चारों रहस्यमय शैतान आए कहाँ से थे, क्योंकि डीमन सी में तो कोई भी ऐसा सेक्ट नहीं था जो इस कदर ताकतवर लोगों को एक साथ भेज सकता था। यही बात शहर के बाहर मौजूद लोगों के बीच होने लगी और लोग बिखरते हुए कहीं न कहीं ये सोचने लगे कि शायद वो फ्लेम डिवाइन होल का फ़ायदा उठा सकें। तब तांग जिनलियान ने सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहा, सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आज हमारा फ्लेम डिवाइन होल अनजानी मुश्किल में पड़ गया है। हमारा शहर तबाह कर दिया गया है, इसलिए हम आप मेहमानों की मेहमान नवाजी नहीं कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग हमें अकेला छोड़ देंगे और कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि अगर किसी ने भी हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश की तो हम सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनके पूरे सेक्ट को ख़त्म कर देंगे। तांग जिनलियान के पीछे फ्लेम डिवाइन होल के सभी सैनिक थे, जो आराम करने के बाद वापस शक्तिशाली हो गए थे। धीरे धीरे शहर के बाहर होता हंगामा शांत होने लगा और लोग वहां से जाने लगे। इस दौरान लिंगडोंग हंसते हुए आगे आया और उसने नज़र घुमाते हुए कहा, तांग जिनलियान, मैं जरा उस जनरल ईमो को देख के आता हूँ जो हमने कैद किया था। ये कहकर वो सीधे वहां से जाने लगा। तांग जिनलियान ने देखा कि हंसी के बावजूद उसकी आंखों में थोड़ी परेशानी थी। दूसरी तरफ शहर के बीचों बीच एक रोशनी जगमगा रही थी। वो रोशनी थी एक चमकती हुई फॉर्मेशन की, जिस फॉर्मेशन में जंजीरों में कैद जनरल ईमो दिखाई दे रहा था। उसके ठीक सामने खड़े थे किंग जी और मोलुओ।
जिनकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चमक थी। तभी लिंगडोंग उनके पास आया। लिंगडोंग को देखते हुए किंगजी ने हंसते हुए कहा, लिंगडोंग, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे, लेकिन सच कहूँ तो हमारी कोशिश इसलिए कामयाब हुई क्योंकि तुम हमारे साथ थे। ये सामने दिखता जनरल इमो भी तुम्हारी कोशिशों का ही नतीजा है। इस पर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है बुजुर्ग किंगजी, अगर तांगजिलियान सब कुछ नहीं संभालती तब मैं शायद इस जनरल इमो के एक ही हमले से मारा जाता। उसके और फ्लेम डिवाइन होल के सभी योद्धाओं की मदद से ही हम इस जनरल इमो को कैद कर पाए हैं बुजुर्ग किंगजी। लेकिन उस किंग इमो तियानमिंग का क्या हुआ? ये सुनकर किंगजी ने उसे जवाब दिया, तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो मारा गया। वैसे तो हम उस किंग इमो को कैद नहीं कर पाए, लेकिन हमें लगता है कि हमें डेविल प्रिजन के बारे में कुछ जानकारी इस जनरल इमो से तो मिल ही जाएगी। डेविल प्रिजन एक रहस्यमयी सेक्ट है लिंगडोंग, जो इमोज ने तैयार किया है। फिलहाल तो हम नहीं जानते कि वो कितने खतरनाक हैं, मगर हमें इतना जरूर पता है कि उनका मकसद इस दुनिया का खात्मा होगा। इतने में पास ही खड़े मोलुओं ने लिंगडोंग की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुम्हारे एंशिएंट सिंबल्स के बारे में किसी को ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैं इस बात को हर दिशा में फैला दूंगा कि एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल जो इस मुकाबले के लिए था वो असल में एक नकली एंशिएंट सिंबल था। इससे तुम्हें आगे जाकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन तुम अब क्या करने के बारे में सोच रहे हो लिंगडोंग? मोलुओं की बात पर लिंगडोंग ने एक पल सोचने के बाद कहा, फिलहाल तो मेरा मकसद मेरे दोनों भाइयों को ढूंढना रहेगा। बुजुर्ग किंगजी तो जानते ही हैं कि युआन गेट सेक्ट की वजह से हमें आयामी रास्ता इस्तेमाल करना पड़ा था। तब हम पूर्वी हिस्से से बाहर तो निकल गए, लेकिन पता नहीं वो दोनों कहाँ बिछड़ गए। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि वो आखिर इस वक्त कहाँ और कैसे होंगे। डीमन सी में आने के बाद लिंगडोंग के सिर्फ दो ही मकसद थे। एक तो इतना ताकतवर होना कि पूर्वी हिस्से में लौटकर युआन गेट सेक्ट से बदला ले सके। उसका दूसरा मकसद था लिटिल मार्टिन और टाइगर जियोयान को ढूंढने का। उसकी बात सुनकर बुजुर्ग किंगजी ने हल्की आवाज़ में कहा, इस बार उन तीनों ने सच में अपनी हदें पार कर दी थी। अगर मुझे वक्त मिला तो मैं तुम्हारे साथ पूर्वी हिस्से जरूर चलूँगा। दरअसल किंगजी के आने के बाद भी युआन गेट सेक्ट के तीनों लीडर्स लिंगडोंग पर हमला करने से रुके नहीं थे और ये बात किंगजी को एक तरह की बेइज्जती लगी थी। इसलिए वो वहाँ जाकर अपनी इस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। वहीं पास ही खड़े मोलुओं ने लिंगडोंग का हौसला बढ़ाते हुए कहा, मैंने भी सुना था कि तुम्हारे साथ पूर्वी हिस्से में क्या हुआ। अब जो कि तुमने मेरे फ्लेम डिवाइन होल की इतनी मदद की है, इसलिए अगर आगे तुम्हें कभी भी जरूरत लगे तो तांगजिलियान से कहकर तुम हमारे सारे सैनिक अपने साथ ले जा सकते हो, ताकि तुम युआन गेट सेक्ट का पूरा नामो निशान ही इस दुनिया से मिटा दो। दोनों की बात सुनकर लिंगडोंग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अगर मुझे आपकी मदद की जरा भी ज़रूरत हुई तो मैं आपसे मदद मांगने में जरा भी नहीं झिझकने वाला हूँ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हम तीनों भाई ही मिलकर युआन गेट सेक्ट को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे जैसे ही हम पूर्वी हिस्से लौटेंगे। उसका जज्बा और यकीन देखकर किंगजी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा ये जज्बा तो कमाल है लिंगडोंग। वैसे मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है कि तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हो सकते हैं। जिस वक्त तुम तीनों ने आयामी रास्ता इस्तेमाल किया था, तुम्हारे साथ साथ मुझे कुछ पल के लिए उन दोनों की शक्तियाँ भी महसूस हुई थी। वो शायद डीमन रीजन में पहुँच गए हैं, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आखिर दोनों में से एक तो कुछ ज़्यादा ही ताकतवर है। वो इस वक्त ज़रूर सेलेस्टियन डीमन मार्टिन ट्राइब में होगा, और तुम्हारा दूसरा भाई जिसके अंदर टाइगर की ब्लड लाइन है, वो इस वक्त डेविल टाइगर ट्राइब में होगा। सेलेस्टियन डीमन मार्टिन ट्राइब की रैंकिंग डिमोनिक बीस्ट वर्ल्ड में काफ़ी हाई है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे वो दोनों भाई तुमसे अच्छी ज़िंदगी ही जी रहे होंगे।
फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई भी मुझे कोई नोवेल सजेस्ट करना चाहता है तो मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे मैसेज करके बता सकता है। लिंगडोंग ने जब लिटिल मार्टिन और टाइगर जियोयान के बारे में किंग जी से सुना तो उसने चैन की सांस ली। वो जानता था कि अगर लिटिल मार्टिन अपने ट्राइब के लोगों के पास ही रह रहा था तब तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, और अगर टाइगर जियोयान उसके पास था तो उसका भी सुरक्षित रहना लाजिम ही था। तभी लिंगडोंग ने आह भरते हुए कहा, मेरे पास अब यहाँ करने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा आराम करके डीमन रीजन में अपने भाइयों को ढूंढने जाऊंगा। वहाँ जाकर हम सभी पूर्वी हिस्से लौट जाएंगे ताकि युआन गेट सेक्ट को ख़त्म कर सकें। ये सुनते हुए किंग जी ने भी बात को समझते हुए कहा, फिक्र मत करना, उस वक्त मैं और मोलुओ तुम्हें आयामी दरार से पार करके पूर्वी हिस्से में पहुंचा देंगे। लिंगडोंग जानता था कि उनकी इस मदद की वजह से उनका बहुत ज़्यादा वक्त बच जाता। आखिर डीमन सी और पूर्वी हिस्से के बीच बहुत ज़्यादा फासला जो था। कुछ देर किंग जी से बात करने के बाद लिंगडोंग वहाँ से चला गया। उसे जाते देख मोलुओ ने हल्की आवाज़ में कहा, इस लड़के को शांत बैठना तो आता ही नहीं है। इसने डीमन सिंह में हंगामा खड़ा तो कर ही दिया है और अब ये डीमन रीजन में जाएगा। ऐसा लगता है कि तुम इसे काफ़ी खास मानते हो किंग जी। तुम्हें पता होना चाहिए, अगर हम एंशिएंट थंडरबोल्ट सिंबल किसी और काबिल इंसान को पकड़ा देते तो वो ईमोज के खिलाफ लड़ने में हमारी ज़्यादा मदद कर पाता। हर बार ये लड़का लिंगडोंग जब एक और एंशिएंट सिंबल हासिल करेगा, हमारे साथ लड़ने वाले काबिल योद्धाओं की तादाद इसकी वजह से कम होती जाएगी, क्योंकि एक ही योद्धा के पास इतने सारे एंशिएंट सिंबल्स जो हो जाएंगे। उसकी बात पर किंग जी मुस्कुराने लगा और उसने नीले आसमान की तरफ देखते हुए कहा, पिछली बार जब दुनिया पर खतरा मंडराया था तब ग्रेट सिंबल एंसेस्टर ने ही इस दुनिया को उन इमोज से बचाया था, लेकिन अब हमारे पास ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसे योद्धा नहीं हैं। अब जो कि इस दुनिया पर एक बार फिर से खतरा मंडराने वाला है, तो तुम ही बताओ अब हम क्या करें। ये सुनकर मोलुओ के चेहरे पर परेशानी दिखने लगी, जिसके साथ उसने पूछा, इसका मतलब तुम्हें सच में लगता है कि ये लड़का लिंगडोंग अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसा योद्धा बनने वाला है? उसकी बात पर किंग जी ने बड़ी ही धीमी आवाज में जवाब दिया, इस लड़के के पास रहस्यमय पत्थर है दोस्त। इसका मतलब इस लड़के को अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर योद्धा बनने के लिए खुद ग्रेट सिंबल एंसेस्टर ने चुना है। फिलहाल इस दुनिया में सिर्फ दो ऐसे योद्धा हैं जो ग्रेट सिंबल एंसेस्टर जैसे योद्धा बनने में कामयाब हो सकते हैं। एक तो है ये लड़का लिंगडोंग और दूसरी आइस मास्टर। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन दोनों में से कौन अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर योद्धा बनने में कामयाब होगा। इस दुनिया को बचाने के लिए जो भी अगला ग्रेट सिंबल एंसेस्टर योद्धा बनेगा उसे अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। दूसरी तरफ उस खतरनाक युद्ध के बाद पूरे शहर में धीरे धीरे शांति फैलने लगी। उस शहर में हर तरफ काम चल रहा था, जिस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा शोर सुनाई पड़ रहा था। फ्लेम डिवाइन हॉल के योद्धा यहाँ से वहाँ होते रहते और अपने शहर को ठीक करने की कोशिश करते जा रहे थे। इस दौरान लिंगडोंग चुपचाप आराम करता गया और खुद को ताकतवर बनाता रहा। उसे पता था कि जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता तब तक डीमन रीजन के लिए निकलना काफ़ी मुश्किल होता। लिंगडोंग इस वक्त एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर बैठा हुआ था। उसके सामने एक पहाड़ नजर आ रहा था। लिंगडोंग ने अपनी बंद आंखें खोली और उसे अपनी तरफ एक लाल रंग की रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी ने लिंगडोंग के पास आकर उससे कहा, अच्छे से आराम कर लिया तुमने? उसकी बात पर लिंगडोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें याद आ ही गया कि मैं भी इस शहर में हूँ। इस पर तांग जिनलियान ने आह भरते हुए लिंगडोंग को बताया, जो कुछ भी कुछ दिन पहले हुआ था उससे हमारा शहर पूरी तरह से तबाह हो गया था। ऐसे में हमें उसे वापस खड़ा करने में थोड़ी मुश्किलें हो रही हैं। और तो और इस नुकसान के बाद सभी को फ्लेम डिवाइन होल की कमजोरियों के बारे में भी पता चल गया है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा को दोबारा फिर से तैयार करना होगा।
फिर भी मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से तुमसे मिल ही नहीं पाई। क्या हुआ? वो गूकलैन की अप्सराएं तुम्हारे साथ नहीं है क्या? मुझे तो लगा था कि तुम्हें उनके साथ रहकर मेरी कमी महसूस ही नहीं होगी। लिंगडोंग ने जब तांग जिनलियान को अपनी टांग खींचते हुए देखा तो उसने मजबूरी भरी आवाज़ में कहा, उनके सेक्ट के अपने मसले होते हैं, इसलिए वो यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाई। वैसे भी पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। हम लोग सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। वैसे आज यहाँ आने के पीछे तुम्हारी कोई खास वजह है? ये सुनकर तांग जिनलियान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम हाल ही में प्रोफाउंड डेथ स्टेज कल्टीवेटर बने हो। फिर अपनी शक्तियाँ बढ़ने के बाद हर किसी को अपनी शक्तियाँ काबू करनी पड़ती हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा करने का वक्त मिला ही नहीं था। ऐसे में आगे जाकर तुम्हें थोड़ी मुश्किल तो होगी। ट्रेनिंग करते वक्त तुम्हें ध्यान रखना होगा, नहीं तो तुम शायद वापस प्रोफाउंड लाइफ डेथ स्टेज कल्टीवेटर बन जाओ। ये एक बात थी। दूसरी बात ये कि मैंने सुना है कि तुम डीमन रीजन में जाने वाले हो। देखो, वो जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। और तो और उस जगह पर तरह तरह के बीस्ट रहते हैं। वहाँ एक दो छुपे हुए इंसानों के सेक्ट के अलावा कोई और इंसानों का सेक्ट नहीं है। और रही बात बीस्ट के सेक्ट्स की, तो वो इंसानों को वहाँ पर पसंद करते ही नहीं हैं। इसलिए अगर तुम इस हालत में वहाँ पर जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तुम्हारी इस हालत का मेरे पास एक इलाज है। फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्स्ट्रा एपिसोड्स के लिए मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।